प्यारे बच्चों। आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक वीणा से बच्चों के लिए सुंदर रचना करने वाली रचनाकार लीलावती भागवत द्वारा रचित न्याय की कुर्सी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको अपने मन की एक बात बतानी है। आप भाई बहन का जब आपस में मतभेद होता है या किसी के साथ किसी भी प्रकार का विवाद होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आप फैसले के लिए किसके पास जाते हो? माँ, पापा, दादा दादी, नाना नानी या किसी और के फैसले पर आपको भरोसा होता है? इसका उत्तर चुपके से कमेंट बॉक्स में देना है। मैं भी तो देखूं कि मेरा अनुमान सही है या गलत। कहानी से जुड़ी एक और बात, आप इस चित्र को पहले भी देख चुके होंगे। ये है बेताल पचीसी से जुड़े 25 कहानियों की कड़ी, जिसमें दिखाई दे रहे हैं न्यायप्रिय और कर्तव्य का पालन करने वाले प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य और बेताल यानी भूत प्रेत, जो विक्रमादित्य को एक कहानी सुनाकर उसका न्यायपूर्ण हल जानना चाहता है। आपने यदि बेताल पचीसी अब तक नहीं देखा है तो जरूर देखना, बहुत अच्छा लगेगा। इस कहानी में एक साधारण चरवाहा न्याय की कुर्सी पर बैठकर न्याय करने की अद्भुत शक्ति प्राप्त कर लेता है। वो कैसे? चलिए कहानी पढ़ते हैं। उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। यहाँ वहाँ टीले थे। एक दिन लड़कों का एक झुंड वहाँ खेल रहा था। एक लड़का कूदता भागता एक टीले पर चढ़ गया। अचानक वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसने इधर उधर देखा कि किस चीज से ठोकर लगी है। उसको एक बड़े चिकने पत्थर के अलावा और कुछ नहीं दिखा। वह उठकर गया और अपने मित्रों को बुलाकर वह शिला दिखाई। फिर शान से उस पर बैठकर बोला, यह सिंहासन है मेरा। मैं राजा हूँ और तुम सब मेरे दरबारी। तुम अपनी अपनी फरियाद लेकर आओ, फिर मैं उनका फैसला करूंगा। मध्य प्रदेश का एक प्राचीन शहर उज्जैन, जिसके बारे में अनेक जानकारियां इतिहास के रूप में आपको आगे भी पढ़ने के लिए मिलेगा। उसी शहर के बाहरी भाग में जगह जगह टीले अर्थात पत्थर या मिट्टी का ऊंचा ऊंचा स्थान था। एक लड़का को उसी टीले में से एक शिला यानी पत्थर दिखाई दिया। इस चित्र में देखो, खेल खेल में उस पत्थर के बने सिंहासन पर वह लड़का बैठ गया। राजा के सिंहासन पर बैठते ही उसके अंदर राजा जैसी शक्ति महसूस हुई। वह बोला कि मैं राजा हूँ। आज से मैं सबकी फरियाद यानी विनती या कोई शिकायत सुनकर फैसला करूंगा। दूसरे लड़कों को यह खेल पसंद आया। वे एक एक करके आते और कोई काल्पनिक फरियाद सुनाते, यानी मनगढ़ंत कोई शिकायतें लेकर आते। फिर गवाह बुलाए जाते, उनकी गवाही ली जाती। उसके बाद राजा बना हुआ लड़का उनसे सवाल करता और अपना फैसला सुनाता। सभी बच्चों को यह खेल पसंद आया। वे कोई न कोई मनगढ़ंत शिकायत लेकर राजा बना हुआ लड़का के पास आते और गवाहों की बातें सुनकर वह लड़का फैसला सुनाता था। इस खेल में उनको इतना आनंद आया कि वे रोज ही यह खेल खेलने लगे। शिकायतें सुनी जाती, अपराधी पेश किए जाते, बयान लिए जाते, फिर शिला पर बैठा हुआ लड़का अपना फैसला सुनाता। बात इधर उधर फैलने लगी। लोग लड़के की न्याय बुद्धि की चर्चा करने लगे और कहने लगे कि अवश्य ही उस लड़के में कोई दैवी शक्ति है। इतना छोटा लड़का के द्वारा राजा की तरह न्यायपूर्ण फैसले सुनाते हुए देखकर लोगों को उसकी क्षमता पर भरोसा नहीं होता था। उसको लगता था कि इस लड़का में ईश्वर ने कोई अद्भुत शक्ति भर दी है, जिसके कारण यह न्यायपूर्ण फैसले सुना पाता है। एक दिन दो किसानों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा उठ खड़ा हुआ। मामला गंभीर था। टीले वाले लड़के की इतनी चर्चा थी कि वे राजा के दरबार में जाने के बजाय उसी के पास गए और उसको अपने झगड़े के बारे में बताया। लड़के ने बड़ी गंभीरता से दोनों के किसानों के बयान सुने। उसके बाद उसने जो फैसला दिया उसे सुनकर वे दंग रह गए। किसान को बहुत आश्चर्य हुआ कि यह बालक इतना सही फैसला कैसे सुना रहा है, जैसे कोई राजा हो। उस दिन के बाद से तो नगर के सभी लोग अपनी फरियाद लेकर यहीं आने लगे। राजा के दरबार में कोई न जाता और ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़के के फैसले से उन्हें संतोष न हुआ हो। लड़का जो भी फैसला सुनाता, दोनों पक्ष उससे पूरी तरह संतुष्ट हो जाते थे। किसी को कोई शिकायत नहीं रह जाती थी। धीरे धीरे यह बात राजा के कानों तक पहुंची। उसको बहुत क्रोध आया। उसने गरज कर कहा, उस छोकरे की यह मजाल कि अपने को मुझसे अच्छा न्याय करता समझे।
मैं इन किस्सों में विश्वास नहीं करता, मैं खुद जाकर देखूंगा। राजा का गुस्सा आना स्वाभाविक था। उसकी प्रजा अपनी शिकायतें लेकर उस लड़के के पास जाने लगी थी। राजा ने कहा कि जरा मैं भी तो देखूं कि मुझसे अच्छा न्याय करने वाला कौन बालक है। ऐसा कहकर राजा अपने लाव लश्कर के साथ यानी कि हथियार से लैस सैनिकों के साथ उस मैदान में पहुंचा जहां लड़के अपना प्रिय खेल खेल रहे थे। बड़ी देर तक राजा उनका खेल देखता रहा। वह स्तंभित रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपने मंत्री से कहा, लड़का सचमुच बहुत बुद्धिमान है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। इसकी न्याय बुद्धि के आगे तो बड़ों बड़ों को लोहा मानना पड़ेगा। अर्थात इस लड़के की जो न्याय करने की क्षमता है वह बड़े बड़े लोगों में भी नहीं होते। उसी समय किसी ने राजा को बताया, लेकिन महाराज, यह तो रोज वाला लड़का नहीं है, वह बीमार हो गया है। इस कारण कोई नया ही लड़का टीले पर बैठा है। यह तो और भी आश्चर्य की बात है। हो न हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है। मैं इसकी जांच करूंगा। राजा को आश्चर्य हुआ कि जिसके बारे में उन्होंने सुना था यह वह लड़का है ही नहीं, बल्कि दूसरा लड़का है, परंतु इसके फैसले भी उतने ही न्याय संगत है। तब उनको लगा कि हो सकता है इस पत्थर की कुर्सी में ही कोई चमत्कार हो। जो इस पर बैठता है वह न्याय करने वाले राजा की तरह फैसले सुनाने लगता है। राजा ने सोचा कि मैं इसकी जांच करूंगा। राजा का इशारा पाते ही उस स्थान को खोदकर पत्थर को बाहर निकाला गया। राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं, बहुत ही सुंदर सिंहासन था। उस पर बहुत बारीक और खूबसूरत मूर्तियां खुदी हुई थी। उसके चारों पायों पर 4 देवदूतों की मूर्तियां बनी हुई थी, यानी देवताओं के दूत की मूर्तियां बनी हुई थी। पहले के समय में मनुष्यों की रक्षा के लिए देवतागण अपने दूत को धरती पर भेजते थे, उन्हें ही देवदूत कहा जाता है। चारों ओर खबर फैल गई। बात ही बात में वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। विद्वान पंडितों ने बताया कि वह कोई ऐसा वैसा सिंहासन नहीं था, सदियों पुराना राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और विवेक के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। राजा का संदेह सच में बदल गया जब विद्वानों ने बताया कि यह कुर्सी न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य की है। राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को ले जाकर राज दरबार में रख दिया जाए। उसने कहा, मैं इस पर बैठकर अपनी प्रजा की फरियाद सुनूंगा और उनका फैसला करूंगा। अगले दिन राजा दरबार में आया और सीधे उस सिंहासन की ओर बढ़ा। उस पर बैठने ही वाला था कि किसी की आवाज सुनाई दी, ठहरो। राजा ने रुककर चारों ओर देखा, कोई नजर नहीं आया। वह फिर सिंहासन की ओर बढ़ा। फिर इसी प्रकार आवाज आई, ठहरो। इस बार राजा ने आश्चर्य से देखा कि सिंहासन के एक पाए पर बनी मूर्ति बोल रही है। मूर्ति ने कहा, क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने कभी चोरी नहीं की है? राजा ने लज्जा से सर झुका लिया। यह सच है कि हाल में ही मैंने अपने एक दरबारी की जमीन पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि मैं उससे नाराज हो गया था। तब तो तुम इसके योग्य नहीं हो, मूर्ति ने कहा। तुमको 3 दिन तक प्रायश्चित करना होगा, यानी पश्चाताप करना होगा। यह कहकर मूर्ति अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने 3 दिन तक उपवास किया और प्रार्थना की। चौथे दिन वह फिर दरबार में आया। ज्यों ही सिंहासन पर बैठने लगा, दूसरी मूर्ति ने कहा, ठहरो। तुम विश्वास के साथ कह सकते हो कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला? राजा शक पकाया। झूठ तो उसने किसी न किसी मुसीबत से बचने के लिए कई बार बोला था। राजा पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने 3 दिन तक फिर उपवास और पूजा पाठ किया। तीसरी बार वह फिर सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ा। हिचकिचाते हुए वह आगे बढ़ा। वह बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने कहा, बैठने के पहले यह बताओ कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है? राजा पीछे हट गया। तीसरी मूर्ति भी अपने पंख फैलाकर उड़ गई। फिर 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना करने के बाद राजा सिंहासन की ओर बढ़ा। उसके पैर लड़खड़ा गए। चौथी मूर्ति ने कहा, ठहरो। जो लड़के इस सिंहासन पर बैठते थे वे भोले भाले थे। उनके मन में कलुष नहीं था, यानी कि
लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष नहीं था। उनका मन काला नहीं था, बिल्कुल साफ था। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। राजा बड़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसने मन ही मन कहा, अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ। मैं राजा हूँ, मुझसे ज्यादा धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा। मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। यह कहकर राजा सिंहासन की ओर दृढ़ कदमों से बढ़ा। लेकिन उसी समय चौथी मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। देखो इस चित्र में मूर्ति अपना पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई, क्योंकि मूर्ति को पता चल गया कि यह राजा सिंहासन के योग्य नहीं है। इसको अपने धनवान, बलवान और बुद्धिमान होने पर अभी भी घमंड है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार करने से अपना ही नुकसान होता है। अब हम लोग कहानी को समझ लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए। पहला, आपका प्रिय खेल कौन सा है? आप उसे कैसे खेलते हैं? इसका उत्तर तो आप अपनी मर्जी से ही लिख सकते हो। जो भी आपका प्रिय खेल हो उसको आप कैसे खेलते हो उसके बारे में बातचीत करना है। दूसरा, क्या आपने कभी किसी समस्या का समाधान किया है? अपना अनुभव साझा कीजिए। किसी प्रकार का मुसीबत आने पर या समस्या में फंसने पर आपने कभी समाधान किया हो तो अपना अनुभव बता सकते हो। तीसरा, यदि आप राजा के स्थान पर होते और आपको लड़के के बारे में पता चलता तो आप क्या करते? इसका उत्तर हो सकता है, मैं लड़के को सिंहासन समेत अपने दरबार में बुलाता और उसे उचित स्थान देता, मान सम्मान देता। चौथा, लड़के के अंदर ऐसे कौन कौन से गुण होंगे जिसके कारण वह सिंहासन पर बैठ पा रहा था? इसका उत्तर होगा, लड़के के अंदर छल कपट नहीं था, वह भोला भाला था। यह दूसरों से ईर्ष्या और द्वेष नहीं करता था, उसका हृदय बिल्कुल साफ था। पाठ से नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर के आगे तारे का चिन्ह बनाना है। पहला, राजा को लड़के द्वारा न्याय करने के विषय में कैसे पता चला? इसका सबसे सही उत्तर होगा ख, लोगों द्वारा लड़के के न्याय की प्रशंसा सुनकर। दूसरा, राजा को सबसे अधिक आश्चर्य किस बात से हुआ? इसका सबसे सही उत्तर होगा ग, सिंहासन पर बैठने वाला लड़का सही न्याय करता था। तीसरा, लड़कों को यह खेल इतना अच्छा क्यों लगा कि वे प्रतिदिन इसे खेलने लगे? इसका सही उत्तर होगा ख, क्योंकि यह अन्य खेलों से अधिक मनोरंजक था। चौथा, राजा ने उपवास और प्रायश्चित क्यों किया? इसका सही उत्तर होगा क, ताकि वह सिंहासन पर बैठने के योग्य बन सके। सोचिए और लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पहला, सभी लड़के सिंहासन पर बैठ पा रहे थे लेकिन राजा नहीं बैठ पाया, ऐसा क्यों? इसका उत्तर होगा, सभी लड़के भोले भाले थे, इसलिए उनके दिल में छल कपट की भावना नहीं थी। जबकि राजा अहंकारी था, वह कुर्सी पर बैठने के काबिल नहीं था। दूसरा, क्या राजा को प्रायश्चित करने के बाद सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिलना चाहिए था? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। इसका उत्तर होगा कि राजा को प्रायश्चित करने के बाद भी सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि राजा ने सिंहासन पर बैठने के लिए प्रायश्चित तो कर लिया, पर उनके मन में अभी भी अहंकार भरा हुआ था। तीसरा, दोनों किसानों ने अपने झगड़े के निपटारे के लिए राजा के दरबार में जाने के बजाय लड़के के पास जाने का फैसला क्यों किया? इसका उत्तर होगा, किसानों ने लड़के का न्यायकर्ता होने की बातें सुन रखी थी, इसीलिए उचित फैसले के लिए गया। चौथा, चौथी मूर्ति सिंहासन के साथ आकाश में क्यों उड़ गई? इसका उत्तर होगा, चौथी मूर्ति ने राजा को सिंहासन पर बैठने के काबिल नहीं समझा, इसीलिए वह अपने साथ सिंहासन लेकर उड़ गई। पांचवा, इस कहानी को एक नया शीर्षक दीजिए और बताइए कि आपने यह शीर्षक क्यों चुना। इसका शीर्षक हो सकता है सिंहासन की न्यायप्रियता, क्योंकि योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर आकाश में उड़कर सिंहासन ने न्यायप्रिय होने का परिचय दे दिया। ऐसे आपको और भी कोई सही उत्तर लगे तो आप लिख सकते हो।
अनुमान और कल्पना से आप खुद करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और कुछ काम आप खुद करोगे तभी तो सीखोगे। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी पढ़ने में आपको मजा आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक बटन भी दबा देना ताकि आपको अगला पाठ भी आसानी से प्राप्त होता रहे। तब तक के लिए बाय।